बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं तहमीना वकील और आज हम बीएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 18th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जो है अबाउट द मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन एंड द आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। लास्ट टाइम हमने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी डिस्कस की थी और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में देखा था कि 3 टाइप की रेडिएशंस एमिट होती हैं, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, एंड दैट इज़ द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बट what is the difference between the natural and the artificial radioactivity and how they are measured? तो फर्स्ट हम देखते हैं कि ये जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होती है उसमें किस तरह से ये आपके पास इक्वेशन हम मेजर कर सकते हैं और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट है एट एनी टाइम, it is proportional to the number of atoms of the element present at that time। इसका मतलब क्या है कि रेट क्या है? द चेंज विथ टाइम। रेट क्या होता है? किसी भी चीज़ में चेंज आना विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसे रेट कहते हैं। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब टाइम के साथ साथ वो कैसे डिसइंटीग्रेट कर रहा है। कोई भी रेडियो एक्टिव मटीरियल वो किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होता है? उस टाइम पे किसी भी तरह के नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के। अब देखें इस चीज़ को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो अगर आपके पास n क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ़ एटम एट टाइम t। देखिए n आपके पास क्या आ जाएगा, इट इज़ एट टाइम t। और अगर उसमें स्मॉल चेंज आ रहा है विद द टाइम इंटरवल डेल्टा t, तो डेल्टा n जो है इट इज़ द चेंज विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा t। तो अगर हम रेट की बात करेंगे, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, तो वो किस चीज़ के इक्वल बनेगा? डेल्टा या डी एन ओवर डी टी, और माइनस साइन आएगा जो ये इंडिकेट करेगा कि अमाउंट डिक्रीज़ हो रही है। अब इस केस में ये जो आपके पास डी एन ओवर डी टी है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट एन। अब ये अमाउंट एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यही चीज़ यहाँ पे है कि जब हम इसको प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करके इक्वालिटी साइन लगाते हैं, देन वी हैव अ कांस्टेंट हेयर। ये आपके पास लैम्डा क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज़ माइनस डी एन ओवर डी टी इज़ इक्वल्स टू लैम्डा एन, where lambda is called as the decay or disintegration constant। अब अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये आपके पास एक किस्म की डिफरेंशियल फॉर्म आ गई है, क्योंकि देखें यहाँ पे आपके पास हमने क्या किया, इसको रीअरेंज कर लिया। जब हमने इसको रीअरेंज किया तो n यहाँ नीचे आ गया और t ऊपर चला गया। जब वो इंटीग्रेट हम करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे ये जो क्वांटिटी बनी है डी एन ओवर एन, मतलब जिस चीज़ का डिफरेंशियल मौजूद है उसी क्वांटिटी है उसी का डिफरेंशियल भी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे इस तरह से कि इनिशियल क्वांटिटी क्या है एन नॉट और फाइनल क्या है एन नॉट क्या है व्हेन टाइम इज़ ज़ीरो। तो जब टाइम ज़ीरो था उस वक्त से लेकर एक टाइम t तक उसमें क्या चेंज आया, और इसी तरह से हमने टाइम को इंटीग्रेट किया है ज़ीरो से लेकर, यहाँ पे देखें आप, ये आपके पास ज़ीरो से टाइम t तक। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये देखें आपके पास जो ये क्वांटिटी है दैट इज़ n और n, इसमें जो सिंपल ये क्वांटिटी है डी एन ओवर एन, जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर n, ये किसी भी चीज़ का अगर उसका डिफरेंशियल भी मौजूद हो देन इट इज़ इक्वल्स टू ln ऑफ n। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, आप जब इसका डिफरेंशियल लेंगे तो आपके पास ये क्वांटिटी आ जाएगी डी ln ऑफ n। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक दफ़ा चूँकि यहाँ पे बाउंड्री लिमिट्स हैं n नॉट और n की, तो
आपने एक दफ़ा यहाँ पे n की जगह n लगाना है और एक जगह n नॉट लगाना है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन की फॉर्म आ जाएगी, दैट इज़ ln ऑफ n माइनस ln ऑफ n नॉट इज़ इक्वल्स टू माइनस लैम्डा t। यहाँ पे जो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी थी, जब इसका इंटीग्रेशन लिया तो खाली t इसका आंसर आया। इसी चीज़ को जब चूँकि ये माइनस फॉर्म में है तो हम इसको क्या कहेंगे, रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज़ ln ऑफ n ओवर n नॉट इज़ इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी। और अल्टीमेटली अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये n नॉट ऊपर चला जाएगा, और चूँकि ये ln की फॉर्म में थे और यहाँ पे आपके पास सिंपल थी, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म की इक्वेशन आएगी, दैट इज़ n इज़ इक्वल्स टू n नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा टी। तो ये आपके पास फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाता है फॉर द रेडियो एक्टिव डिके। अब इस रेडियो एक्टिव डिके में क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम डिके हो रहा होता है। तो जो एक करेक्टरिस्टिक इसका इम्पॉर्टेंट है, जो कि डिपेंडेबल प्रॉपर्टी है किसी भी रेडियो एक्टिव कंपाउंड की, वो है उसकी हाफ़ लाइफ। हाफ़ लाइफ क्या होती है, हाफ़ लाइफ इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट हाफ ऑफ इट। अगर आपके पास स्टार्ट में 1 ग्राम है तो हाफ़ टाइम के बाद वो 0.5 ग्राम रह जाएगा, उससे नेक्स्ट 1 हाफ़ के बाद वो, मतलब अगर किसी चीज़ का, किसी भी क्वांटिटी का टी हाफ़, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ़ से। टी हाफ़, इफ़ टी हाफ़ इज़ 5 मिनट्स, ये 5 मिनट्स है तो, और स्टार्टिंग क्वांटिटी कितनी थी आपके पास 1 ग्राम, तो फर्स्ट टी हाफ़ में वो हो जाएगी 2.5 ये हो जाएगी 5। मैं दोबारा से बताती हूँ, ये आपके पास देखें टी हाफ़ क्या था 5 मिनट, और क्वांटिटी आपके पास, चलो इसे मैं n नॉट ले लेती हूँ, ये है 1 ग्राम। तो नेक्स्ट टी हाफ़ के बाद ये हो जाएगी 0.5 ग्राम, उससे नेक्स्ट 5 मिनट्स के बाद हो जाएगी 0.25 ग्राम, उससे नेक्स्ट 5 मिनट के बाद हो जाएगी 0.125 ग्राम, एंड सो ऑन। तो ये जो आपके पास क्वांटिटी है ये अपनी इनिशियल के हाफ़ के इक्वल होती जाएगी। अगर इस चीज़ को हम मैथमेटिकली लिखें तो हाफ़ लाइफ की ये इक्वेशन आती है, दैट इज़ टी हाफ़ इज़ इक्वल्स टू ln ऑफ 2 ओवर लैम्डा। अब टी हाफ़ क्या है, इट इज़ रेडियो एक्टिव हाफ़ लाइफ, और जो लैम्डा है ये है रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट, जो कि अकाउंट कर रहा होता है टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच डिसइंटीग्रेट पर सेकेंड। अब अगर हम ln ऑफ 2 को लें और उसे सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.693 पर लैम्डा। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाता है फॉर टी हाफ़। तो किसी भी रेडियो एक्टिव कंपाउंड के लिए हाफ़ टाइम के बाद उसकी जो अमाउंट है वो इट विल रिड्यूस टू हाफ़, जो उसका टी हाफ़ है। जैसे अगर हम देखें कोई भी कंपाउंड है, जैसे यूरेनियम 238 है, इसका टी हाफ़ होता है 4.5 × 10⁻⁹ ईयर्स। तो इसका मतलब है अगर 1 ग्राम यूरेनियम होगा तो 4.5 × 10⁻⁹ ईयर्स के बाद वो 0.5 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती है जो कि नेचर में हो रही होती है, उसके बाद है आर्टिफिशियल, वो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस जो कि बम्बार्डमेंट ऑफ डिफरेंट हाई एनर्जी पार्टिकल्स, मतलब डिफरेंट हाई एनर्जी पार्टिकल्स आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं, उनकी वजह से प्रोड्यूस्ड हो, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अब आपकी बुक में ये 4 डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी प्रोड्यूस्ड होती है। इसमें फर्स्ट वन देखी हैं
बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन क्या हैं? दीज आर द पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। जब वो बम्बार्ड करते हैं तो क्या होता है, आपके पास उससे न्यू पार्टिकल या न्यू न्यूक्लियस जनरेट होता है। उसके बाद आ जाता है, पहले मैं इसी को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखें यहाँ पे आपके पास जो एग्ज़ाम्पल है बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन में, अगर आपके पास एक न्यूक्लियस है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन 714, उसमें एक न्यूट्रॉन ऐड हो रहा है 0 1। न्यूट्रॉन का एटॉमिक चार्ज या एटॉमिक नंबर नहीं होता, मैस होता है। अब अगर हम इसको एडअप करें तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस्ड हो रहा है, कार्बन 14 प्लस प्रोटॉन। अब अगर आप गौर करें तो बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन में नंबर ऑफ चार्जेस दैट इज़ 7 + 0 यहाँ पे देखें तो 7 और 6 + 1 यहाँ देखें तो 7, यानी कि ये इसका क्या है, चार्ज नंबर, ठीक है। और अगर इसका मैस नंबर देखें तो यहाँ 14 + 1 15 और यहाँ 14 + 1 15। तो जो न्यूक्लियर इक्वेशंस होती हैं वो ऐसी ही होती हैं जिसमें कि चार्ज नंबर और मैस नंबर इक्वल होता है। इसी तरह एक और इसकी एग्ज़ाम्पल है सिल्वर की। सिल्वर 47 107, चार्ज नंबर इज़ 47, मैस नंबर इज़ 107। इसमें जब न्यूट्रॉन ऐड हो रहा है तो इस केस में ये सिल्वर में ही कन्वर्ट होगा, सिल्वर 47, बट इसका एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा और ये सिल्वर का दूसरा आइसोटोप बन जाएगा। तो ये आपके पास था न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की वजह से फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड इसमें आ जाता है बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। एज़ यू नो, इसकी एग्जांपल देखते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं, दीज आर हीलियम न्यूक्लियाई। तो आपके पास फर्स्ट देखिए इसमें एग्जांपल क्या है, बोरॉन 5 10 प्लस हीलियम 2 4, दिस इज़ अल्फ़ा पार्टिकल। जब वो इसमें एडअप होगा इट विल प्रोड्यूस नाइट्रोजन प्लस न्यूट्रॉन, साथ में न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड होंगे। अब अगर आप इसमें देखें तो 5 + 2 7 और इधर भी 7, उसी तरह यहाँ पे 10 + 4 13 + 1 14 इक्वल है। इसी तरह से अगर हम देखें तो मैग्नीशियम 12 24 और इसमें क्या ऐड हो रहा है, अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवा रहे हैं। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सिलिकॉन अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे 12 + 2 कितना बनता है, 14, और 14 किसका एटॉमिक नंबर है, सिलिकॉन का 14, और इधर आ जाएगा 27। तो मैग्नीशियम से ये कन्वर्ट हो गया है इनटू सिलिकॉन ऑन बम्बार्डमेंट विद अल्फ़ा पार्टिकल। उसके बाद थर्ड आ जाता है बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स का अगर हम देखें तो न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, ये होते हैं हैवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो मैग्नीशियम 12 24, इसमें अगर हम प्रोटॉन लेते तो 1 1 होता, ये है 1 2, हैवी आइसोटोप है हाइड्रोजन का। इसमें न्यूट्रॉन ऐड होगा, 1 है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा विद द प्रोडक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल एलिमिनेट होंगे 11 22। अब देखिए यहाँ पे भी 12 + 1 13, 11 + 2 13, इसी तरह 24 + 2 26, 24 + 4 26। सिमिलरली लिथियम 3 7 प्लस न्यूट्रॉन टू बी कन्वर्टेड इनटू बेरिलियम 4 8 प्लस न्यूट्रॉन। इसमें न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड हो रहा है और इसके भी चार्ज नंबर और मैस नंबर बैलेंस्ड हैं। उसके बाद लास्ट आ जाता है बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की अगर हम बम्बार्डमेंट देखें तो प्रोटॉन के केस में हमारे पास जैसे ऑक्सीजन का एक आइसोटोप है 18, ऑक्सीजन 18, इसमें प्रोटॉन ऐड हो रहा है 1 1, ये ऐड होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 8 + 1 9 प्लस न्यूट्रॉन।
ठीक है, न्यूट्रॉन निकल रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास बोरॉन 511, इसमें जब प्रोटॉन ऐड करेंगे इट इमिट्स हीलियम न्यूक्लियाई यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल। अलॉन्ग विद 5 1 है, 6 है, तो यहाँ पे 4 का आ जाएगा, दैट इज़ बेरिलियम 48। तो ये आपके पास 4 कैटेगरीज़ हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की, कि किस तरह से आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी इंड्यूस करवाई जाती है। ये सारे के सारे इक्वेशंस और सारे के सारे मेथड्स आपने याद करनी है जिस तरह से प्रोवाइडेड हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन ही देख लें तो नेचुरल में क्या है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द रेडियो एक्टिव दैट टेक प्लेस नेचुरली या स्पॉन्टेनियस। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी अपने ओन पे हो रही होती है। जबकि अगर हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं, इट इज़ मैन मेड मेथड्स, मतलब ये इंड्यूस्ड होती है, ये खुद से नहीं होती। अगर हम प्रोसेस देखें, इट अकर्स स्पॉन्टेनियसली, जबकि इस केस में हमें कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस देना पड़ता है। जैसे अगर हम देखें अल्फ़ा बीटा और गैमा डीके में आपके पास खुद से रिएक्शन हो रहा होता है, कोई पार्टिकल ऐड नहीं करना पड़ता। जबकि अगर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी करवाते हैं तो उस केस में हमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐड करवाने पड़ते हैं। फिर नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में जो इनिशियल मटेरियल है वो अनस्टेबल है और वो खुद से रेडिएशंस इमिट करता है, जबकि आर्टिफिशियल में वो स्टेबल होता है। फिर नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में ये जो प्रोसेस है इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इट कैन बी कंट्रोल, क्योंकि ये वो नेचुरल है, जबकि आर्टिफिशियल में हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस थे बिटवीन नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, जो कि आपने डिस्कस की। नेचुरल लास्ट टाइम डिस्कस की थी, जिसमें अल्फ़ा बीटा गैमा डीके हमने देखा था और उसकी सीरीज़ थी 3, और ये आज हमने डिस्कस किया आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी जो कि इंड्यूस्ड होती है और इसके लिए हमें डिफरेंट पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाएँ मेजरमेंट ऑफ रेडिएशंस। अब देखिए जो हमारे पास रेडिएशंस आती हैं उसको हम मेजर करते हैं बाय मींस ऑफ डिटेक्टर्स। अब डिटेक्टर किस टाइप का होगा वो डिपेंड करता है रेडिएशंस कैसी हैं। अब हमारे पास बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस आती हैं। एक आ जाते हैं चार्ज पार्टिकल, जिसमें प्रोटॉन हैं, अल्फ़ा हैं और बीटा पार्टिकल्स हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई विद +2 चार्ज एंड बीटा जो है वो -1 चार्ज के साथ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद है अनचार्ज पार्टिकल, जिसमें न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। एंड द लास्ट कैटेगरी इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये रेडिएशन होती हैं, चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते। तो ये 3 कैटेगरी ऑफ रेडिएशंस हैं जो प्रोड्यूस्ड हो रही होती हैं ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी। अब इस केस में जो डिटेक्टर्स यूज़ होंगे वो बेसिकली किस प्रिंसिपल पे काम कर रहे होंगे, वो काम कर रहे होंगे आयनाइजेशन टेक्निक्स एंड द एक्साइटेशन ऑफ द एटम, कि आप उसको आयनाइज्ड करोगे और उसके बाद एटम्स जो है एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे और एक्साइटेड स्टेट में जाके वो फिर डिटेक्ट होंगे। अब इसमें जो फर्स्ट आपके पास जो टेक्निक एक्चुअली यूज़ की गई है वो इसमें है आयनाइजेशन टेक्निक। अब अगर हम इसमें देखें तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या होता है, आयनाइजेशन चैम्बर में एक इनर्ट गैस फिल है in a container which is closed at both ends and fitted with a thin mica window at one end। ये देखें यह आपके पास जो है वो विंडो है, थिन विंडो, और इसको हमने एक कंटेनर में इनर्ट गैस को फिल अप कर लिया है। अब इसमें इलेक्ट्रोड सिस्टम किस तरह से होता है, अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या है, ये एनोड है सेंट्रल वन, ठीक है, और नीचे से इसको जो है वो नीचे वाली जो ये प्लेट है ये वाली, ठीक है, इसको कनेक्ट किया गया है नेगेटिव टर्मिनल से, और इसको जो ऊपर वाली प्लेट है इसे पॉजिटिव। तो ऊपर आपके पास है एनोड और नीचे है कैथोड। अब रेडिएशन जब इसमें से पास करेंगी थ्रू द मिका विंडो, रेडिएशंस आएंगी
तो जैसे ही रेडिएशन इंटर होगी कंटेनर में, जो इनर्ट गैस है जो कि विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द चैम्बर, उसकी आयनाइजेशन हो जाएगी, जिसके नतीजे में आयन पेयर्स प्रोड्यूस्ड हो जाएंगे। जाहिर सी बात है जब रेडिएशन इंटरेक्ट करेगी आयंस बनेंगे, और आयंस जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज भी होंगे और पॉजिटिवली चार्ज भी होंगे। अब इस केस में जो नेगेटिव और पॉजिटिव की बात है, तो जो नेगेटिव चार्ज आयंस हैं इट ट्रैवल्स टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, एंड द पॉजिटिव चार्ज आयंस इट ट्रैवल्स टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। तो इसकी वजह से एक ईएमएफ अपीयर होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों रॉड्स पे चार्ज बढ़ा है, तो उससे एक ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा जिससे करंट निकलेगा, एंड दिस करंट इज़ गिवन बाय दिस इक्वेशन, दैट इज़ I इज़ इक्वल्स टू 2NE/CR। अब इसमें NE क्या है? NE इज़ द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ये जो चार्जेस हैं आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव, इसका नंबर आपके पास है 2NE। NE एक पॉजिटिव के लिए, दूसरा NE नेगेटिव के लिए, तो 2NE। C इज़ द कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये आपके पास कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रोड आ जाती है, और R जो है वो इसकी रेजिस्टेंस आ जाती है, ये जो आपने यहाँ पे लगाई हुई है R, ठीक है, इट इज़ द रेजिस्टेंस। तो ये आपके पास आयनाइजेशन टेक्निक है जिसके थ्रू आयंस प्रोड्यूस्ड होते हैं और करंट डेवलप होता है। अब डिफरेंट चैम्बर्स यूज़ होते हैं टू मेजर द रेडिएशन ड्यू टू चार्ज पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। उसमें जो कॉमनली यूज़ आपके पास डिटेक्टर्स हैं उसमें नंबर 1 है विल्सन क्लाउड्स चैम्बर, देन गीगर मुलर, और आपके पास सेंटिलेशंस काउंटर्स वगैरह हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं विल्सन क्लाउड्स चैम्बर। विल्सन क्लाउड चैम्बर जो है ये चार्ज पार्टिकल्स को ट्रैक करने के लिए, मतलब इन विच द ट्रैक्स ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स कैन बी सीन, इसीलिए देखिए यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल्स जो हैं उनके के ट्रैक को हम देख सकते हैं। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जब गैस विच इज़ सैचुरेटेड विद द वेपर्स एट द सैचुरेशन प्रेशर, एक प्रेशर हम डेवलप करेंगे जिसमें कि जो इसके अंदर गैस है वो वेपर से सैचुरेट कर जाएगी और वो फिर एक्सपेंड करेगी। जब वो एक्सपेंड करेगी तो एक्सपेंशन किस वजह से होती है? कूल की वजह से। उसे ठंडा करेंगे वो एक्सपेंड करेगी एंड इट विल बिकम सुपर सैचुरेटेड। अगर इसमें डस्ट पार्टिकल्स होंगे तो जो ड्रॉपलेट्स बनेंगे वो डस्ट के अराउंड बन जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डस्ट फ्री इन्वायरमेंट यूज़ करते हैं ताकि इस केस में कंडेंसेशन ना हो। नॉर्मली गैस की जो एक्सपेंशन होती है वो होती है 1.31 से 1.4 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स तक इसकी एक्सपेंशन होती है। अब इसका सेटअप कैसा है ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें सिलेंड्रिकल ट्यूब है, उसके बाद जो है ये परफोरेटेड बेस है इस केस में, ठीक है, ये परफोरेटेड बेस है और नीचे जो है वो रबर डायफ्राम लगा हुआ है। इसके ऊपर जो है परफोरेटेड बेस के ऊपर ब्लैक कलर का वेलवेट का क्लॉथ डाला जाता है और उस पर वाटर स्प्रिंकल किया जाता है ताकि वाटर वेपर्स क्रिएट हों। उसके बाद ये जो रबर डायफ्राम है ये सील बनाता है, ये डायफ्राम सील बनाता है इस लोअर, ये अपर जो चैम्बर है इसमें और ये जो आपके पास लोअर चैम्बर है इसमें, इन दोनों, ये आपके पास लोअर वन और अपर वन, इन दोनों के दरमियान ये रबर डायफ्राम सील प्रोड्यूस करता है। उसके बाद इसको कनेक्ट किया जाता है विद अ वैक्यूम पम्प टू मॉनिटर द प्रेशर। अब ये काम कैसे करता है, इसके दरमियान ये देखिए एक पिस्टन है, ये पिस्टन है, ठीक है। इस पिस्टन से क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं या एक्सपेंड करते हैं। जब इस पिस्टन को आप नीचे की तरफ लेके आएंगे तो क्या होगी, इसकी एक्सपेंशन होगी और एकदम से इसका प्रेशर जो है वो फॉल कर जाएगा। जब इसका प्रेशर फॉल करेगा
तो ये क्या करेगा, इस डायफ्राम को नीचे की तरफ पुल करेगा। जब आप पिस्टन को नीचे करोगे तो ज़ाहिर बताए इसका एक प्रेशर मेंटेन है, आपने वैक्यूम से कनेक्ट किया, इसका प्रेशर मेंटेन किया। जब हम पिस्टन को नीचे करेंगे तो इसके अंदर का प्रेशर मज़ीद रिड्यूस्ड होगा, जिसकी वजह से जो रबर डायफ्राम है वो नीचे की तरफ आएगा। जब वो ये जो डायफ्राम नीचे की तरफ आएगा तो ये जो आपके पास ऊपर का चैम्बर है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला चैम्बर है, इसमें गैस एक्सपेंड करेगी और वो एक्सपेंड करने की वजह से द एयर विल बिकम सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। उसके बाद डायफ्राम, जब हम वॉल को दोबारा से क्लोज़ करेंगे, डायफ्राम दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा और प्रेशर जो है वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाएगा। अब इसमें क्या हुआ, सुपर सैचुरेशन की वजह से जो वाटर वेपर्स, जो हमने इस क्लॉथ के ऊपर पानी लगाया था, पानी छिड़का था, वो इवेपोरेट हुआ, वाटर वेपर्स बने और वो इन चार्ज प्लेट्स के ऊपर, ठीक है, क्या होंगे, कंडेंस कर जाएंगे। जब वो चार्ज प्लेट के ऊपर कंडेंस करेंगे तो इस चैम्बर के ट्रैक को एलिमिनेट करवाया जाएगा। ये देखिए, ये लाइट बीम है, इसको एलिमिनेट करवाया जाएगा और इसके ट्रैक को हम कैमरे की मदद से देख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है कि आपने पोटेंशियल डिफरेंट एडजस्ट करना है 100 वोल्ट्स तक, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से करनी है कि इसकी तमाम की तमाम मूवमेंट को मॉनिटर किया जा सके। नॉर्मली चूँकि अल्फ़ा पार्टिकल्स ज़्यादा हाई चार्ज पार्टिकल्स हैं तो वो ज़्यादा हाई या लार्ज एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं, थिक ट्रैक्स देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स के लिए है तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही थिक ट्रैक आएगा। ये जो आपके पास, ये देखिए यहाँ पे ट्रैक आ रहा है, ये थिक आएगा इन केस ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। और चूँकि बीटा में लेस आयनाइजेशन होती है तो उस केस में ट्रैक जो है वो थिन आएगा, तो अल्फ़ा से थिक ट्रैक आएगा और बीटा से आपके पास थिन ट्रैक आएगा। क्लियर। अब इसमें इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं या कुछ मतलब इसके नुकसान भी हैं। वो क्या कि हम इससे बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी पार्टिकल्स का पाथ नहीं देख सकते। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी बबल चैम्बर्स या फोटोग्राफिक इमल्शंस जो हैं वो इससे क्रिएट हो जाती हैं, जो कि विजिबल नहीं होती और वो इरप्शंस क्रिएट करती हैं। इसके अलावा आपके पास जो क्लाउड चैम्बर की ड्यूरेशन ऑफ सुपर सैचुरेशन है, इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 और 2 सेकेंड्स, तो वो बहुत ही कम होती है, इसलिए इसकी सेंसिटिविटी जो है वो बहुत कम है। इसलिए इससे ज़्यादा सेंसिटिव हमारे पास जो आ जाता है इट इज़ जीजर मोलर काउंटर, जिसे जीएम काउंटर भी कहते हैं। जीएम काउंटर की अगर हम बात करते हैं तो जीएम काउंटर इट इज़ डेवलप्ड बाय जीजर एंड मोलर। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस डिवाइस को डिज़ाइन किया था इन 1928 में इसे किया था और अभी तक 1928 से स्टिल इट वाज कंसिडर्ड एज एन एफिशिएंट डिटेक्टर। क्यों? क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ आयनाइजेशन चैम्बर्स होते हैं विद हाई फील्ड अप्लाइड टू वन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। अब देखिए इसमें आपके पास क्या हो रहा है, इसी तरह जैसे पीछे देखा था, एक ग्लास की ट्यूब है, दरमियान में एनोड है, नीचे कैथोड है वही चीज़ उस तरह से। लेकिन इस केस में क्या होता है, इसका जो वोल्टेज है वो बहुत हाई रखा जाता है। उस हाई वोल्टेज से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स हाई पोटेंशियल एंड गेट हाई आयनाइजेशन बाय कोलिजन विद द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से जो आयन पेयर्स प्रोड्यूस्ड होते हैं इट मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 4 टू 10 रेज़ की पावर 6 टाइम्स। उसमें भी आयन पेयर ही प्रोड्यूस्ड हो रहा था, वही चीज़ थी जो आपने पहले पढ़ा, लेकिन इस केस में जो आयन पेयर प्रोड्यूस्ड होगा वो एम्पलीफाई हो जाएगा। दैट्स वाई द प्रोसेस इज़ एम्पलीफाइड एंड गिव राइज लार्जर आयनाइजेशन करंट, और इस तरह से इसकी सेंसिटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब इस केस में सिंपल क्या है, ये दरमियान में आपके पास जो यहाँ पे एनोड है, ठीक है, ये टंगस्टन का होता है, ये कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद
इसके दरमियान जो है वो वेरी हाई पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल मेंटेन करते हैं 1000 टू 3000 वोल्ट्स। ये जो वोल्टेज सोर्स है ये 1000 से 3000 वोल्ट्स का सोर्स होता है और साथ में इसके एक रेजिस्टेंस लगी हुई होती है जिसका काम क्या होता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा करंट प्रोड्यूस हो तो वो उस रेजिस्टेंस में से पास कर जाए और शंट ना हो वो, ठीक है। और इसमें ये काउंटर लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी रेडिएशंस प्रोड्यूस्ड होंगी उतना जो है वो काउंट प्रोड्यूस्ड होगा। सो सच डिस्चार्ज क्लियर्स द आयन फ्रॉम द चैम्बर एंड द काउंटर इज़ रेडी टू रजिस्टर द नेक्स्ट पार्टिकल। अब इसमें इसको स्टार्टअप करने के लिए एक ख़ास अप्लाइड वोल्टेज चाहिए होती है जिसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं, जिसके ऊपर वो काम करता है उसके नीचे वो काम नहीं करता। तो ये आपके पास था GM काउंटर। इसमें ये देखिए यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है ये डिफरेंट आयन पेयर्स जो हैं वो प्रोड्यूस्ड हुए हैं, ठीक है, और ये एम्पलीफाई हो रहे हैं। तो एक्चुअली ये क्या करता है, कम टाइम में ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ रेडिएशंस को डिटेक्ट कर सकता है। अब इसका नुकसान क्या है इस चीज़ का कि वेरी हाई काउंटिंग रेट्स के लिए ये सेंसिटिव नहीं है। और इसके अलावा विच टाइप ऑफ नेचर इज़ प्रोड्यूसिंग अ पल्स, मतलब पल्स क्या है कि करंट प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो किस टाइप के, किस नेचर, क्योंकि देखिए लास्ट जो हमने देखा था विल्सन क्लाउड, उसमें अल्फ़ा के केस में थिक ट्रैक आता था और बीटा के केस में थिन ट्रैक आता था। लेकिन यहाँ पे आप चार्ज पार्टिकल की नेचर को डिटेक्ट नहीं कर सकते और हाई काउंटिंग डाटा को के लिए ये सेंसिटिव नहीं है। इसके अलावा एक और आपके पास है काउंटर्स दैट आर सिंटिलेशन काउंटर्स। सिंटिलेशन क्या होता है कि जब कोई भी पार्टिकल जाके स्ट्राइक करता है फ्लोरेसेंट स्क्रीन, फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्या होती है कि जब उस पर करंट पड़ेगा या चार्ज पड़ेगा तो वो ग्लो करेगी। तो जब कोई भी पार्टिकल अल्फ़ा है, बीटा है, चार्ज पार्टिकल जाके फ्लोरेसेंट सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, देन अ फ्लैशेस आर प्रोड्यूस विच आर कॉल्ड सिंटिलेशंस। अब सिंटिलेशन किस पे होती है, सिंटिलेशन काउंटर में आपके पास यहाँ पे ये जो फ़ोटो सेंसिटिव सरफेस है इसे कहते हैं फास्फर। अब इसमें आपके पास फास्फर जो है वो डिफरेंट मटेरियल है जिसका होता है, जैसे एंथ्रासीन है, नैफ्थलीन है, या सोडियम क्लोराइड विच इज़ सैचुरेटेड विद सिल्वर, और सिल्वर आयोडाइड एक्टिवेटेड विद हीलियम्स। दीज आर डिफरेंट फास्फर मटेरियल्स। फास्फर मटेरियल्स वो होते हैं कि जो फ्लोरेसेंट मटेरियल के तौर पे यूज़ होते हैं एंड दे प्रोड्यूस टाइनी फ्लैशेस ऑफ लाइट व्हेन चार्ज पार्टिकल्स इज़ पास थ्रू इट। तो इस केस में फ़ोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब्स लगाई जाती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट करती हैं। ये देखिए यहाँ पे आपके पास जो है ये फ़ोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट करती है विच आर प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स एंड इट कैन बी मेजर्ड। जितना ज़्यादा आपके पास फ्लैशेस प्रोड्यूस्ड होंगे उतनी ही उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ये आपके पास था मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। तो आज हमने देखा, कल नेचुरल रेडियो एक्टिविटी देखी थी, आज हमने देखा अबाउट आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी और उनका डिफरेंस के नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है और हम उस रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को किन किन तरीक़ों के थ्रू मेजर्स कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस देखेंगे कि किस किस टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं और उन न्यूक्लियर रिएक्शंस की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। सो इसको अच्छी तरह से गो थ्रू करें, कोई पॉइंट हो तो मुझसे पूछ लें इन व्हाट्सएप को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।